दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंवंस नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 जनवरी 2021 और आज करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है रामसेवक शर्मा। तो देख लीजिए इसके बारे में भी। रामसेवक शर्मा यूआईडीआई के पहले महानिदेशक थे और यूआईडीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और रामसेवक शर्मा जी की इस पुस्तक में उन्होंने अपनी पुस्तक में आधार सिस्टम के कानूनी एवं सामाजिक पहलुओं की चर्चा की है। और यूआईडीआई की हम बात कर लें तो यूआईडीआई के प्रथम चेयरमैन नंदन नीलकेणी थे जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं। और यूआईडीआई के बारे में आप जानते ही हैं, जो आधार कार्ड इंडिया में चलता है उसको बनाने वाली संस्था है यूआईडीएआई। और यूआईडीएआई की स्थापना हुई है 28 जनवरी 2009 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन है जे सत्यनारायण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश संधि यानी ट्रीटी ऑन ओपन स्काई से पीछे हटने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है रशिया। जी हां, रूस ने यह फैसला किया है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि 2020 में अमेरिका इस संधि की सदस्यता को छोड़ चुका है और अब रूस ने भी इसकी सदस्यता को छोड़ने का फैसला किया है। इस संधि के अनुसार सदस्य देश एक दूसरे के क्षेत्रों में बिना किसी हथियार के निगरानी विमान उड़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल की हम बात कर ले, ओपन स्काईज ट्रीटी या ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1955 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने शीत युद्ध के तनाव को दूर करने के लिए इस संधि को प्रस्तावित किया था और इसका उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बढ़ते तनाव को दूर करना था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में नाटो के सदस्य देशों और वॉर्सो पैक्ट के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों अब सवाल यहाँ उठता है कि वॉर्सो पैक्ट के सदस्य देश क्या हैं और वॉर्सो पैक्ट है क्या? तो देखिए वॉर्सो पैक्ट बेसिकली वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी और इसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता था। शीत युद्ध के समय इस संधि को रूस और 7 अन्य देशों जैसे कि अल्बानिया, पोलैंड, हंगरी इत्यादि ने पोलैंड के वॉर्सो नामक स्थान पर साइन किया था। और ये संधि 1955 में अस्तित्व में आई थी और 1991 में इसे समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं ओपन स्काई ट्रीटी की। तो ओपन स्काई ट्रीटी 2 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 34। और इस संधि के अनुसार कोई भी देश दूसरे देश को 72 घंटे पहले सूचना देकर इसके उड़ान क्षेत्र में उड़ान भर सकता है। विमान के जरिए उस संबंधित क्षेत्र की तस्वीरें भी ली जा सकती है। इससे कई तरह की जानकारी एकत्रित करना आसान हो जाता है, जैसे वहाँ कितने सैनिक तैनात हैं, कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है या नहीं और वहाँ मिसाइलों की तैनाती है या नहीं। इस संधि का उद्देश्य हथियारों की होड़ को नियंत्रित करना रहा है। अमेरिका ने यह कहकर नवंबर 2020 में इस संधि से अपना नाम वापस ले लिया था कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा, अपने क्षेत्र में उड़ान को बाधित करता है और डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। वहीं रूस का कहना है कि अमेरिका द्वारा इस संधि को छोड़ने से इस संधि के कार्यान्वयन में असंतुलन पैदा हो गया है। दोस्तों अब देखिए कि इस संधि से अमेरिका और रूस के द्वारा पीछे हटने से अब यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि क्या दुनिया 2 खेमों में बढ़ जाएगी और क्या फिर से शीत युद्ध की तरफ अमेरिका और रूस आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब वक्त है हमारे अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है पराक्रम दिवस। जी हां, 23 जनवरी 2021 से भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी की 125वीं जयंती समारोह शुरू कर रही है और इसीलिए पराक्रम दिवस की घोषणा की गई है। अब नेताजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था और इंडियन सिविल सर्विस में वो पहले सिलेक्ट हुए, लेकिन ये कहकर ज्वाइन करने से उन्होंने मना कर दिया कि वो ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसके बाद वो शामिल हुए और नेताजी ने स्वराज नामक अखबार शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी और 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और साथ ही नेताजी ने जय हिंद का नारा भी दिया था। और इसके अलावा रंगून के जुबली हॉल के अपने ऐतिहासिक भाषण में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे भी नेताजी ने दिए थे। और 1943 की अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर उन्होंने संभाली थी 1943 में। विदित हो कि आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था और उनके साथ कैप्टन मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है चौथा स्थान। जी हाँ, इसके बारे में भी जान लीजिए। इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत यानी मिलिट्री पावर के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है और प्रथम 3 स्थानों पर अमेरिका, रूस तथा चीन है और इस इंडेक्स में कुल 138 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस सूचकांक में विभिन्न कारकों की भूमिका होती है, जैसे कि जनशक्ति, थल सेना, वायुसेना, प्राकृतिक संसाधन, नौसेना बल, लॉजिस्टिक और वित्त इत्यादि। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेजर्ट नाइट 21 नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है भारत और फ्रांस। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 20 जनवरी 2021 से आयोजित होने वाला यह युद्धाभ्यास 5 दिवसीय होगा, यानी ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है दोस्तों। और इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से पहली बार राफेल लड़ाकू विमान का अभ्यास किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत ने फ्रांस से ही राफेल खरीदे हैं। इस अभ्यास में दोनों ही देश राफेल का इस्तेमाल करेंगे और भारतीय वायुसेना की तरफ से मिराज 2000, सुखोई जैसे विमान भी शामिल होंगे। और वर्तमान की अगर बात करें तो पूर्वी लद्दाख में चीन भारत सीमा विवाद के मद्देनजर ये युद्धाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। चलिए भारत और फ्रांस के बीच अन्य अभ्यास जो ध्यान देने योग्य है उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति अभ्यास की। तो ये दोनों सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, यानी थल सेनाओं के बीच। वरुण अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन रेलवे ने किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है हावड़ा कालका मेल। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य ने दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से मशहूर फल का नाम बदलकर कमलम रख दिया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। और इसके बारे में जान लीजिए। ड्रैगन फ्रूट जो ये फ्रूट है ये कैक्टस प्रजाति के पौधों में उगता है और इस फ्रूट को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, शरीर में खून बढ़ाने में सहायक भी होता है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि ये फल कमल के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलम होना चाहिए। विदित हो कि संस्कृत में कमल को कमलम कहा जाता है। और हम इस फ्रूट की अगर बात करें तो भारत दक्षिण अमेरिका से इस फ्रूट को आयात करता है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन होगी? आपने परेड भी देखी है और अक्सर वहां पर फाइटर प्लेन उड़ते भी देखे हैं, लेकिन उसे आज तक किसी महिला फाइटर पायलट ने नहीं उड़ाया है। तो ये फर्स्ट चांस होगा जो इस 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में होने जा रहा है कि पहली महिला फाइटर उसमें फाइटर प्लेन उड़ाएगी और उनका नाम है भावना कांत। इसके बारे में जान लीजिए आप कि भारतीय वायुसेना ने वायुसेना में पहली बार 3 महिला युद्ध पायलटों को शामिल किया था। उनका नाम है भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। और साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावना कांत को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा भावना कांत जी का नाम। और ये फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर होंगी गणतंत्र दिवस परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति योवेरी मुसेविनी लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है युगांडा। जी हाँ, ये खबर युगांडा से आई है कि वहां पर वो 6वीं बार लगातार निर्वाचित होने जा रहे हैं। और योवेरी मुसेविनी जो हैं वो 1986 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की सत्ता संभाली थी और वो 35 वर्षों से युगांडा देश की सत्ता संभाले हुए हैं। अब युगांडा की बात करें तो युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। देखिए मैप में भी हम आपको दिखाते हैं, ये है इसकी लोकेशन। पूर्वी अफ्रीका देश एक लैंडलॉक देश है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। और इसकी राजधानी है कंपाला, प्रधानमंत्री रुहाकाना रगुंडा और मुद्रा है युगांडाई शिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सीआरपीएफ जवानों के लिए किस संगठन ने बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विकसित की है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है DRDO। और इसके बारे में बात कर लें तो ये बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों तथा आपातकालीन हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स के सामने आने वाली समस्याओं में सहायक सिद्ध होगी। और ये बाइक संघर्ष वाले इलाकों में घायल सैनिकों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी।
इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जीपीएस मॉनिटर अटैच है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसकी हार्ट बीट की जानकारी भी मिलती रहती है। वहीं बाइक चला रहे जवान को भी पीछे बैठे साथी की स्थिति का पता चलता रहता है। और इसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट भी लगाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये दुनिया की इकलौती बाइक है जिसे एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें सीआरपीएफ की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ के महानिदेशक वर्तमान में है एपी माहेश्वरी। सीआरपीएफ की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा, लेकिन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ के सचिव और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेता को 100 डेज इन हेवन नामक रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए साइन किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जल्दी ही एक रियलिटी शो को होस्ट करेंगे जिसमें उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और संस्कृति को फिल्माया जाएगा और शो की 70% शूटिंग उत्तराखंड में ही होगी। और ये कार्यक्रम उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट की तरह होगा और अमिताभ के शो के जरिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड का नैसर्गिक वातावरण वैसे भी किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी है और हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आते हैं। सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में पर्यटन का बड़ा योगदान है। तो पर्यटन क्षेत्र को विस्तार मिलने से रोजगार के काफ़ी अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।